Assalamu alaikum dear students and welcome to Introduction to Psychology. In this chapter we will discuss the concept of sensation and perception. Perception आपने ऐसा वर्ड है जो अक्सर सुना होगा कि किस तरीके से हम अपने आसपास की जो दुनिया है उसका एक तस्वुर कायम करते हैं, उसके बारे में एक अंदाज़ा लगाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हर बंदे की एक अपनी रियलिटी है, वो चीज़ों को अपने हिसाब से परसीव करता है। ऑब्वियसली सेंसेशन इज पार्ट ऑफ होल परसेप्शन प्रोसेस, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ अपनी सेंसरी ऑर्गन से सेंस नहीं करते तब तक ऑफ कोर्स उसको आप परसीव नहीं कर सकते। अब कुछ लोग हैं जो दूसरों को जब एक दफ़ा देखते हैं तो उनको उनके चेहरे उनको याद रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो नाम याद रखते हैं, कुछ लोग हैं जिस तरह हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक ख़ास ग्रुप के लोगों को अच्छा या बुरा समझते होंगे। क्यों? क्योंकि वो उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी हमारी परसेप्शन है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि टीचर्स एक गलती करते हैं कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं उनको अच्छे मार्क्स दे देते हैं या परसीव कर लेते हैं कि वो लायक होंगे, ठीक है। तो ये सब एक परसेप्शन प्रोसेस है जो ऑब्वियसली वर्क प्लेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और बहुत सारी हमारी जजमेंट्स, बहुत सारी हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारी परसेप्शंस के बेस पे है। और ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारी बाइसेस इन डिसीजन मेकिंग, यानी बहुत सारी जो हम गलतियां करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग में, उसका भी परसेप्शन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। सो लेट अस एक्सप्लोर व्हाट इज सेंसेशन एंड परसेप्शन, और थोड़ा सा हम इसको बायोलॉजिकल टच भी इस चैप्टर में देंगे। जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन अ डिनर टेबल, ठीक है, और ईद है, ईद के पकवान पक रहे हैं और समझे ईद उल अधा यानी बड़ी ईद है और गर्मा गर्म तवे से कलेजी उतर रही है और मज़ेदार कोरमा बन रहा है, ठीक है, और आपके सामने रख रहा है। आप उसको सूंघ के एक अजीब सी खुशबू आपको उसकी मज़ेदार, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको आ रही है। अजीब वर्ड तो यहाँ पे नहीं लगेगा लेकिन मज़ेदार खुशबू है, ठीक है। और साथ साथ आप अपने फैमिली मेम्बर से बातें कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, खुश हैं, और छुट्टियां हैं। ऑब्वियसली छुट्टियां तो आपने वैसे ही बहुत सारी इंजॉय कर ली हैं, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें आपके सेंसेस के ज़रिए आपके ब्रेन तक पहुंच रही हैं, ठीक है। और अगर सोचें किसी के कोई एक आधी सेंसेस ना हो, खुदा ना खास्ता कोई ब्लाइंड हो, या खुदा ना खास्ता किसी की ऑल फैक्ट्री की सेंस, सूंघने की सेंस प्रॉपर काम ना करती हो, या किसी के टेस्ट बड्स डेवलप ना हो, टच की सेंस जो है वो, वैसे तो ये कम ही होता है, ज़्यादातर ब्लाइंडनेस की सेंस है या हेयरिंग की सेंस है जो लोगों में कम होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, इसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन? इट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन बाय सोर्स ऑफ अ फिजिकल एनर्जी। अब जो हमारी एटमॉस्फेयर से हमें फिजिकल एनर्जी, कोई स्टिमुलाई मिल रही है, ठीक है, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर रही है। और परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज द सॉर्टिंग आउट, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुलाई कैरिड आउट बाय द सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रेन। सादा लफ्जों में आपके ब्रेन में जिस तरीके से वो सेंसेशन को आप एक इमेज बना के उसको एक मीनिंग दे रहे हैं, दैट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। ऑब्वियसली परसेप्शन में पहले आपको एक्सपोजर होगा किसी चीज का, उस एक्सपोजर के बाद आप उस चीज, अगर आपको एक्सपोजर है, ठीक है, फिर उसका तरफ आपकी अटेंशन होगी, और सेकेंडली उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, थर्डली उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। यानी एक्सपोजर, अटेंशन, इंटरप्रिटेशन, ये होल परसेप्शन प्रोसेस जो है उसको बनाता है। साइकोफिजिक्स बेसिकली इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी को कहते हैं,
ठीक है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी भी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ स्टिमुलाई और हमारा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस आपस में कैसे रिलेट करते हैं। अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस ऐसी फिजिकल एनर्जी है जो हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन में, चाहे वो हमारी सूंघने का ऑर्गन हो, चाहे वो हमारा टच का ऑर्गन हो, हियरिंग का ऑर्गन हो, ठीक है, जो हमारे बेसिक 5 सेंसेस हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल और टच, ठीक है, जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने तस्वीर में देखा, जो फिजिकल एनर्जी एटमॉस्फेयर में उसके अंदर कोई रिस्पॉन्स पैदा करती है और वो रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिक पल्सेस की शक्ल में हमारे ब्रेन तक जाते हैं, दैट इज अ स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है वो टाइप और इंटेंसिटी उनकी बहुत सारी किस्में होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस जो है वो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे लाइट स्टिमुलाई है जो हमारी सेंस ऑफ साइट को एक्टिवेट करती है, ठीक है, और हम उसमें कलर्स भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर साउंड स्टिमुलाई है जो हमारी सेंस ऑफ हियरिंग को एक्टिवेट करती है और मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई स्टिमुलाई तेज़ होती है जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, वो ज़्यादा में इंटेंसिटी में ज़्यादा नज़र आती हैं, ठीक है, और कुछ स्टिमुलस जो है वो बहुत वीक होते हैं और समटाइम्स विद द एज हमें हर स्टिमुलस जो है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। सो साइकोफिजिक्स बेसिकली वो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है जो स्टिमुलस और उसका साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं साइकोलॉजिकली, उसको उसके रिलेशनशिप को स्टडी करता है। So just to clarify, actually sensation is the process by which our sensory receptors and nervous system receive and represent stimulus energy from our environment. अगर आप राइट हैंड साइड पे ये प्रोसेस ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन देखें तो ये थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें ये कि इंफॉर्मेशन यानी कुछ स्टिमुलाई हमारे सेंस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है, और बिल्कुल सेम वही कि स्टिमुलस एनर्जी जो लाइट, साउंड, स्मेल है, जो पिक्चर इन द डायग्राम बिलो आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे भी यही है कि कोई इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस आपके सेंस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन, जिसमें जो स्टिमुलस है या स्टिमुलाई है, ठीक है, वो आपके सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर एंटर हो रही है। अब वो सेंसरी ऑर्गन्स ऑब्वियसली हमने पहले भी डिस्कस किया, आपकी साइट, ईयर्स, आपकी नोज, आपके टच, ठीक है, वो सब हैं जो 5 आपके सेंसेस हैं, बेसिक सेंसेस। अच्छा, वो क्या करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन, वो उस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो बेसिकली न्यूरल इम्पल्सेस जिन्हें हम कहते हैं, जो आपके ब्रेन में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस, और आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो एक नर्व्स का नेटवर्क मौजूद है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के अंदर टच करते हैं। इवन हीट, आपने देखा अगर हीट हो, फॉर इंस्टेंस हम टच करें किसी हॉट चीज़ को, तुम्हारे ब्रेन को उसका फौरन पता चल जाता है। अच्छा, जब वो इलेक्ट्रिक पल्स या न्यूरल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आपके ब्रेन के उस पर्टिकुलर एरिया में रीच करते हैं तो ब्रेन उनको मीनिंगफुल बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं सेंसेशन। यानी जब ब्रेन को पता चल गया कि ये क्या चीज़ है जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, then that process is actually sensation. Sometimes for the sake of simplicity, हम ये जो इनिशियल जितना प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रेन जो है वो उसको पता चल जाता है कि दिस इज व्हाट इज दिस पर्टिकुलर स्टिमुलाई, हम उस ओवरऑल प्रोसेस को भी सेंसेशन के अंदर शामिल कर लेते हैं। अच्छा, अब जब वो मीनिंगफुल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसी कंप्लीट एक मीनिंगफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ओवरऑल हम उसको इंटरप्रेट कर देते हैं इंक्लूडिंग साइट एंड हियरिंग एंड टच को सब मिला के जब हम एक मीनिंग देते हैं कि दिस इज अ पार्टी गोइंग ऑन, ठीक है, और दिस इज अ फाइट गोइंग ऑन, और दिस इज एन ओकेजन और टू रिमेन साइलेंट गोइंग ऑन, तो फिर ये हमारी परसेप्शन है, ठीक है, which is of course a higher mental process in the process of organizing and interpreting sensory information
enabling us to recognize meaningful object and events. So with a smell, with a sight, with meeting lot of people and hearing lot of noises of people gossiping and cheering and laughing, we perceive it is a party. So obviously ये हमारी सारी सेंसेस हमें हर वक्त इंफॉर्मेशन देती रहती हैं और हर वक्त हम एक परसेप्शन कायम करते हैं। आप किसी को रोड पे जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है, उसने अपनी बाइक का सिलेंसर निकाला हुआ है, उसने अपने बाल लंबे किए हुए हैं, आपको उसकी बाइक की साउंड भी आ रही है, आप उसको देख भी रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि आपके करीब से वो गुजरे तो आप उसको किस तरीके से परसीव करेंगे? एज समवन हु इज एन आउटला, एज समवन हु इज लाइक जिसे हम कहते हैं कि केयरलेस पर्सन, और अगर वो वन व्हीलिंग स्टार्ट कर दे तो अब इसमें हम आगे चल के डिस्कस ये भी करेंगे कि हर किसी की परसेप्शन इसमें डिफरेंट है। वन हु इज इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, हिम और हर सेल्फ, हो सकता है उसको पॉजिटिवली परसीव करे, हो सकता है वो उसको एज अ enjoying life perceive करे, और मे बी सम एडल्ट हु ऑलरेडी यू नो इज ऑलरेडी अफ्रेड कि उसके बच्चे भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व ना हो तो उसको एज आउटला परसीव करेंगे। सो फ्रॉम सेंसेशन to perception is the whole process. When we are talking about a stimulus, तो उसमें एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि कैसे पता चले किसी सेंस ऑर्गन को कि व्हेन टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, या स्टिमुलस जब स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि वो डिटेक्ट हो किसी सेंस ऑर्गन से। तो इसका आंसर है वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड. Absolute threshold is the smallest intensity of a stimulus that must be present for it to be detected. अच्छा, हालांकि ये एब्सोल्यूट उसमें वर्ड आता है लेकिन थिंग्स आर नॉट दैट क्लियर कट, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे जैसे किसी स्टिमुलस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है, उसको डिटेक्ट करने की लाइक्लीहुड जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन टेक्निकली हम एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड कहते हैं उस स्टिमुलस को जब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम वो डिटेक्ट हो जाए बाय अ नॉर्मल पर्सन। Amazingly, it often requires a very small amount of stimulus to produce a response in our senses. अच्छा, अब जैसे आपके सामने एग्जांपल्स यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ दिस पिक्चर इट इज गिवन टू यू, ठीक है, और यहाँ से हमें समझ आ रही है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान काफ़ी माइन्यूट किस्म के स्टिमुलस जो हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, ऑन अ क्लियर नाइट विच इज़ वेरी डार्क, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं हो अगर आसपास, या बल्कि डार्क जितना पॉसिबल है उतना ही बेहतर है, तो आप 30 माइल के डिस्टेंस से एक कैंडल फ्लेम को देख सकते हैं। दिस इज द एबिलिटी दैट इज गिवन बाय अल्लाह ऑलमाइटी इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड इन विजन। सिमिलरली, अगर आसपास और कोई नॉइज नहीं है, कोई साउंड इंटरफेयर नहीं कर रही, तो यू कैन हियर अ टिक ऑफ अ वॉच from about a 20 feet, and this is not a clock, we're talking about a watch here, ठीक है, जैसे आप जो अपने आर्म्स पे पहनते हैं। सिमिलरली स्मेल में if there's a perfume, ठीक है, उसका एक ड्रॉप और आसपास और कोई स्मेल्स नहीं है, तो ये शर्त है अगर एक ड्रॉप आप कहीं पे लगा दें या गिरा दें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर एक 3 रूम्स का एक स्मॉल अपार्टमेंट है तो उस पूरे अपार्टमेंट में आपको उसकी स्मेल जो है वो सूंघ सकते हैं। इसी तरह टेस्ट में, अगर 2 गैलन पानी में आप 1 टीस्पून शुगर की डाल दें तो आप उसका टेस्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड फाइनली टच, अगर आपकी चीक से 1 सेंटीमीटर दूर एक बी है या उसका एक विंग गिर जाए, ठीक है, तो आप उसके टच को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दीज आर जस्ट बेंचमार्क्स फॉर द एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड के कितनी एक वैल्यू नॉर्मली है जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स उससे ऊपर की जितनी भी होगी वो आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और कई लोगों की जो ये एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड्स हैं वो काफ़ी और भी कम होते हैं, ये तो हमने एक एवरेज की बात की है। कई लोग बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून्ड होते हैं और दे आर लाइक सुपर टेस्टर्स और सुपर हियरर्स
ठीक है। और लेकिन अब बात ये है कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड्स कब डिस्टर्ब होते हैं? व्हेन देयर इज अ नॉइज। Noise is basically that background stimulation that interfere with the perceptions of other stimuli. Noise is something जो absolute threshold की values को आमतौर पे disturb करती है. So when we are sensing the world around us, noise is a background stimulation that interferes with the perception of other stimuli. Obviously जब भी noise का word आता है हमारे ज़हन में auditory perception ही sensation ही आती है, ठीक है। जिसे हम नॉइज़ पोल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें शोर है, और जब बहुत सारे लोग हों या बहुत सारा कोई इस तरह डिफरेंट किस्म की ऑडियो स्टिमुलाई प्रेजेंट हो तो अक्सर समझना मुश्किल हो जाता है। आपको एक पर्टिकुलर उसमें से स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए जब हम किसी शोर में जाते हैं, हम वहाँ पे फ़ोन सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें आवाज़ नहीं आती, तो हम किसी क्वाइट प्लेस में मूव करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आ सके। बट दिस नॉइज कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ऑडिटरी इन नेचर, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कैंडल लाइट देखनी है ऑलमोस्ट 30 माइल दूर से आपको नज़र आ जाती है, बट ऑब्वियसली अगर मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो हमें नहीं नज़र आएगी। उसकी वजह ये कि और दूसरी रोशनियाँ इंटरफेयर कर रही होंगी उसमें। आप इसका तजर्बा ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ऑन अ नॉर्मल डे अगर आप छत पे जाके स्टार्स देखने की कोशिश करें तो आपको इतने ज़्यादा स्टार्स नहीं नज़र आएंगे। बट ऑब्वियसली इफ़ देयर इज़ अ लोड शेडिंग, सिटी वाइज लोड शेडिंग होगी तो आपको बहुत ज़्यादा स्टार्स नज़र आएंगे। और अगर आप किसी विलेज में या किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ पे सिटीज़ ना हो आसपास और लाइट्स ना हो जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, तो आपको बहुत, और स्काई भी ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए, तो तब आपको स्टार्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि नॉइज़ या क्राउडेड कंडीशन में हमारी बहुत सारी सेंसेशंस जो हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करना, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल बना देती है। Human beings have a limited ability to concentrate on several stimuli simultaneously, and this inability to focus on multiple stimuli is the reason why texting while driving is so dangerous. This is one of the example how we can apply this practical concept of different stimuli, concentrating on different stimuli simultaneously. So in one of the studies, they mounted some video cameras inside trucks and found that truckers were 23 times, and this is a quite a large number, 23 times more likely to be in a collision while texting than while not texting. So यही वजह है कि अगर आप टेक्स्ट करते हुए ड्राइविंग करें तो तकरीबन 23 गुना आपका चांस बढ़ जाता है कि यू एंगेज इन टू एन एक्सीडेंट। सपोज आप मार्केट में शॉपिंग करने गए हैं, ठीक है, एंड यू हैव टू चूज 6 बेस्ट एप्पल फ्रॉम द सुपरमार्केट, और वहां पे एक बहुत बड़ी पाइल एप्पल्स की लगी हुई है। अब आप क्या करेंगे? यू विल चूज द बिगेस्ट, द मोस्ट, द रेडेस्ट, एंड यू नो ऑब्वियसली अगर आप चख के उसको डिसाइड कर रहे हैं तो स्वीटेस्ट, लेकिन जो आपको बेहतर लगेंगे आप उसमें से 6 एप्पल्स जो है वो निकालेंगे। अच्छा, फिर आप बैठ के कंपेयर करें, कंपेयर करें, कंपेयर करें, अनटिल आपको ऐसे 6 एप्पल मिल जाएं जिनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं हो। अब ये जो कंपैरिजन है बिटवीन डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स, ठीक है, वो एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट के लिए एक क्वेश्चन मार्क रहा है हमेशा। अच्छा, डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ एडेड स्टिमुलाई सो दैट आपको पता चल जाए कि देयर इज अ चेंज इन स्टिमुलेशन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, यानी कि आपको इस बात की समझ आ जाए कि अब ये स्टिमुलाई पिछले स्टिमुलाई से ज्यादा या कम है। अच्छा, अब ये कैसे आपको समझ आएगा? यहाँ पे एक वेबर्स लॉ है, ठीक है, जो इसके बारे में एक उसने एक फार्मूला बनाया है वेबर्स ने, और वो ये कहता है कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ अ प्रीवियस स्टिमुलस, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि अगर हम वेट की एग्जांपल लें तो वेट में ये जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इज 1:50। 1:50 का मतलब है कि अगर आपके पास 50 ग्राम्स की कोई चीज है, ठीक है, उसके अंदर आप 1 ग्राम ऐड कर दें तो दिस इज अ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। या आपके पास अगर कोई 500 ग्राम की
यानी आधा किलो की कोई चीज़ है, तो उसके अंदर आप 10 ग्राम्स ऐड कर दें, ठीक है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन वेट। सिमिलरली इफ देयर इज अ 50 kg और आप उसके अंदर 1 kg ऐड करें, देन यू कैन टेल के दिस इज नाउ अ डिफरेंस इन वेट। और यही यही प्रोपोर्शंस डिफरेंट डिफरेंट वो लाइट में, साउंड में, या और जो सेंसेशंस हैं टच में, उसमें जैसे हीट है, ठीक है, उसमें भी एक डिफरेंस, एक वेबर्स लॉ के हिसाब से कोई इंटेंसिटी होगी जिससे आपको एक जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का पता चल जाता है कि अब स्टिमुलस में डिफरेंस हो गया है। वेबर्स लॉ की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि जब एक बंदा एक बिल्कुल क्वाइट रूम में बैठा हो और एकदम फोन की बेल रिंग करे तो वो एकदम आप स्टार्टल क्यों होते हैं, आप एक जरा चौंक के क्यों देखते हैं, ठीक है। और अगर किसी नॉइजी रूम में हो ऑलरेडी और वहां पे फोन की बेल बजे, ठीक है, तो वहां पे तो फोन की बेल से आपको बिल्कुल हैरत नहीं होगी, बल्कि आपको बड़ी मुश्किल से सुनाई देगी। तो वहां पे हो सकता है फोन की बेल को आपको किसी स्पीकर के साथ या किसी लाउड किसी जो डेक के स्पीकर है उसके साथ अटैच करनी पड़े, तब आप इतनी हो आवाज कि शायद आप उससे स्टार्टल हो जाए, ठीक है। और इसी वजह से जब मून आपको किसी नजर आता है लेट आफ्टरनून में, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा डिम नजर आता है क्योंकि अभी तक सूरज की रोशनी होती है। लेकिन जब डार्क नाइट का स्काई हो और वो मून हो 14th का, यानी 14वीं का हो, तो फिर आपको वो बहुत ब्राइट नजर आता है बिकॉज उसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल डार्क होता है। सपोज हम कहीं पे इनवाइटेड हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई पार्टी है। अब वहाँ पे जब हम एंटर होते हैं तो हमें बहुत खुशबू आती है, बहुत सारे खानों की खुशबू आती है। थोड़ी देर के लिए हम जब वहाँ पे सेटल हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा अगर भूख नहीं भी लग रही, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो सेंस ऑफ स्मेल है, वो जो हमें डिफरेंट, पहले शुरू में एकदम से बहुत तेज़ किस्म की खानों की खुशबू आई थी, वो कम होती जाती है, ठीक है, हम ऐसे कहते हैं फेड आउट होती जाती है। और उसके बाद फिर बेयरली हम उसको नोटिस करते हैं। अच्छा, अब इसका रीज़न ये है कि हम उसके लिए यूज टू हो रहे हैं। Now this basically we become accustomed to that odor or smell. This process is called sensory adaptation. We can define sensory adaptation as an adjustment in sensory capacity after prolonged exposure to unchanging stimuli. अब जैसे जैसे लोग किसी भी स्टिमुलस के लिए कस्टम्ड हो जाते हैं और उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता जाता है, यानी कि आपका जो ब्रेन है वो अपने आप को टर्न डाउन कर लेता है टुवर्ड्स दैट स्टिमुलस इट इज एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। जैसे आप कई लोगों को आदत हो जाती है कि वो लाउड जो म्यूजिक है ना वो बहुत पसंद करते हैं। जब वो लाउड म्यूजिक लगाते हैं तो वक्त के साथ साथ वो लाउड म्यूजिक उनको इतना लाउड नहीं लगता और उनको किसी और को आके कहना पड़ता है कि यू नीड टू टर्न डाउन दिस साउंड क्योंकि बहुत तेज आपने चलाया हुआ है। अच्छा, अब बेसिकली ये वजह क्या है? अपेरेंटली ऐसे लगता है कि आपके जो बॉडी है वो अपने आप को एडजस्ट करती है मुख्तलिफ स्टिमुलस के लिए। अब ऑब्वियसली आपके जो नर्व रिसेप्टर्स हैं, वो उनके पास ये एबिलिटी तो नहीं है कि वो बाहर के स्टिमुलस को कम कर सके, लेकिन उनके पास ये एबिलिटी ज़रूर है कि वो जो ब्रेन को मैसेज भेजना शुरू करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को वो कम करते जाते हैं। अच्छा, अब ये ब्रेन रिसेप्टर्स बेसिकली जो आपके सेंसरी नर्व्स जो भेज रहे थे, वो बेसिकली ज़्यादा रिस्पॉन्सिव तब होते हैं जब स्टिमुलस में चेंज हो, लेकिन जब कांस्टेंट स्टिमुलस उनको मिलता है तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो वीक होता जाता है। After having discussed sensation, let's start discussion about perception. Perception is the process by which individuals select, organize, and interpret the inputs from their senses to give meaning and order to the world around them. ठीक है, हम लोग हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, जो पीपल हैं, उनके बारे में एक आइडिया, एक परसेप्शन कायम करें, ठीक है। और ऑब्वियसली जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, जो इनपुट हमें मिल रही है अपनी सेंसेस से, विजन, हियरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट,
हम उसको कोई मीनिंग्स देते हैं, और हम आगे चल के देखेंगे कि डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं, उसकी कुछ वजूहात होती हैं। वो तीन वजूहात जो कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन बनाती हैं, which is characteristic of the perceiver, the characteristic of the target और the situation। ठीक है, अब परसीवर कौन है? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परसेप्शन, जो लोगों के बारे में परसेप्शन कायम की जाती है, क्योंकि अब आगे हमारे इस रिमेनिंग चैप्टर में जो डिस्कशन होगी विद रिस्पेक्ट, मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन होगी, ताकि हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है उसको भी देख सकें, और साथ साथ हम थोड़ा सा जो मार्केटिंग में परसेप्शंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड। अच्छा, परसीवर वो बंदा है जो कोशिश कर रहा है कि किसी चीज के बारे में एक परसेप्शन कायम की जाए, ठीक है, और वही अपनी इनपुट्स ले रहा है फ्रॉम द सेंसेस, ठीक है, और वो उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है। टारगेट वो चीज या वो बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल या वो सिचुएशन या वो नॉइज और कोई भी चीज है जिसके बारे में परसेप्शन कायम कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ज्यादातर मौकों पे हम परसेप्शन लोगों के बारे में कायम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली और किस्म की परसेप्शंस भी होती हैं, और सिचुएशन वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वो परसेप्शन जो है वो कायम की जा रही है। अब वो सिचुएशन यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, वो सिचुएशन जो है वो आपके घर भी हो सकता है, कोई मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है, कोई बैंक में सिचुएशन हो सकती है, रोड पे सिचुएशन हो सकती है, वो किसी भी किस्म का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। सो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये एक्चुअली में क्या एक्चुअल परसेप्शन हो रही है इसके ऊपर असरअंदाज होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि परसेप्शन एक बड़ा सिंपल फिनोमिना है। उनका ख्याल है परसेप्शन एक बड़ी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो एग्जिस्ट करती है, उस वो बेशक उसको कोई ऑब्जर्व करे या ना करे, वो एग्जिस्ट करती है और वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसको होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली परसेप्शन इज नॉट दैट इजी। जो लोग समझते हैं कि जो चीज़ वो परसीव कर रहे हैं वही रियलिटी है, एक्चुअली दे आर रॉन्ग, ठीक है, और उनकी वही एक गलती जो है अक्सर उनको ऑब्जेक्टिव रियलिटी से बहुत दूर ले जाती है। तो जो परसेप्चुअल प्रोसेस है एक्चुअल में वो एक्यूरेट परसेप्शंस हमेशा नहीं कर रहा होता। इवन वो लोग जो ट्राई कर रहे होते हैं कि उनकी परसेप्शन टोटल ऑब्जेक्टिव हो, अक्सर उनके अपने डिसीजंस और अक्सर उनकी इंटरप्रिटेशन जो रियलिटी की है वो सब्जेक्टिव ही होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उनके अपनी थॉट्स, उनके फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, वो सब चीज़ें शामिल हो रही होती हैं। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, और यही ज़रूरी है समझना इस वजह से कि हम गलत और सही परसेप्शंस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकें बेस्ड अपॉन सम लॉजिकल एविडेंस, बेस्ड अपॉन सम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। और यही वजह है कि जब परसेप्शंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती तो हमें लोगों को समझना और लोगों के बिहेवियर को मैनेज करना, जो हमने शुरू में देखा था कि वी नीड टू चेंज एंड मैनेज द बिहेवियर, तो उसके लिए हमें उसकी जो रियलिटीज हैं, जिस तरीके से वो हमें परसीव कर रहे हैं या हम उनको परसीव कर रहे हैं, हमें उसको समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो बहुत सारे डिसीजंस, हायरिंग, फायरिंग, उनकी सैलरीज के, उनकी प्रमोशंस के, वो बेस्ड करते हैं हमारे उनके परसेप्शन के बारे में, हम उन किस तरह परसेप्शन कायम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ वी आर इन अ ऑर्गेनाइजेशन, the accuracy of perception is important to motivate the subordinates, to treat subordinates fairly and equitable। किसी को उसके कलर के बारे में आप परसीव कर रहे हैं, किसी को उसकी स्माइल के हिसाब से आप परसीव कर रहे हैं, किसी को उसके बोलने के हिसाब से परसीव कर रहे हैं, किसी को उसके रिलीजन के हिसाब से परसीव कर रहे हैं, किसी को उसके जेंडर के हिसाब से परसीव कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स पीपल थिंक दैट देयर आर सम जॉब्स, ऑब्वियसली देयर आर, but there are some tasks in which
पीपल हु आर ओल्ड आर बेटर, जो मोर एक्सपीरियंस दे आर बेटर, ये भी हमारी परसेप्शंस होती हैं। या एक स्पेसिफिक जेंडर के बारे में हमारी परसेप्शंस होती हैं, या स्पेसिफिक कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में परसेप्शंस होती हैं। So we need to be more accurate in our perceptions based upon realities or objective realities in order to motivate our subordinates। ठीक है, अगर हम उनकी perceptions को हम biased हो जाएंगे तो obviously motivations down होंगी, fair and equitable decisions नहीं होंगे, ethical decisions नहीं होंगे। इस accuracy को हम कैसे improve कर सकते हैं? By understanding how the process of perception works, how perceptions are formed and what influences these perceptions। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि परसेप्शन के प्रोसेस में करेक्टरिस्टिक ऑफ द परसीवर, वो बंदा जो परसीव कर रहा है, करेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट, और चूंकि हम ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन के टाइम डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वी आर परसीविंग अ पर्सन, अनदर पर्सन, एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिचुएशन इज इम्पॉर्टेंट। इनके अंदर कुछ सब फैक्टर्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। परसीवर में ये फैक्टर्स होते हैं स्कीमास, मोटिवेशनल स्टेट और परसीवर का मूड। टारगेट में ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज एम्बिग्विटी, द सोशल स्टेटस एंड यूज ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट। और ये मतलब ये दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, और भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं लेकिन दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको हम डिस्कस करेंगे। और सिचुएशन में करेक्टरिस्टिक्स होते हैं द एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड सेलियंस। सो लेट अस डिस्कस दीज सब करेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। मेमोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन परसेप्शन। ठीक है, एंड मेमोरी कहाँ से डेवलप होती है? मेमोरी ऑब्वियसली डेवलप होती है वो जो इंफॉर्मेशन जो हम ओवर द टाइम सिंस ओवर चाइल्डहुड हम जो कलेक्ट कर रहे होते हैं, अप टिल रिसेंट इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। ठीक है, और वही हमारे परसेप्शन प्रोसेस में इन्फ्लुएंस करती है। नाउ फॉर इंस्टेंस यू हायर अ न्यू एम्प्लॉय, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते, एंड यू फॉर्म एन इम्प्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ठीक है, उसको फर्स्ट लुक में ही देखते, द एम्प्लॉय इज वेयरिंग अ सूट एंड अ टाई एंड इज वेल ड्रेस्ड एंड लुक्स वेरी काइंड ऑफ अ एम्प्लॉय दैट यू वांट टू हायर। और आप उसकी जो पास्ट इंफॉर्मेशन है आप उसको गैदर नहीं करते, उसके एजुकेशन एक्सपीरियंस, उसने पिछली जॉब में कैसा किया, एंड व्हाट यू डू कि उसको सामने देख के आप एक इंप्रेशन कायम करें। नाउ दिस इज एन इनकम्प्लीट परसेप्शन। ठीक, अब होता यह है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमारे जहन में हमारी मेमोरी का हिस्सा बनते जाते हैं, वो एक बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से हमारी मेमोरी में स्टोर होते जाते हैं। और जब हमने लोगों को इंटरप्रेट करना होता है या हमने किसी सिचुएशन को इंटरप्रेट करना होता है तो वो हेल्प आउट करते हैं हमें उस चीज को, उसके बारे में एक परसेप्शन को कायम करने के लिए। So basically schemas are defined as those abstract knowledge structures which are stored in our memory and allow us to organize and interpret information about a given target of perception। एक दफा एक स्कीमा डेवलप हो जाता है, ठीक है, अब बिल्कुल उससे मिलता जुलता कोई नया टारगेट आता है तो हमारा वो पुराना स्कीमा जो एक्टिवेट हो जाता है। हम समझते हैं फॉर एग्जांपल पीपल फ्रॉम मिलिट्री हैव अ सर्टेन स्टाइल, disciplined, or they are very conscientious and they are very well dressed often। अब हमने एक स्कीमा बना लिया। अब होता यह है कि हमें कोई नया ऐसा टारगेट मिले जो आर्मी बैकग्राउंड से होगा तो हमारा वो स्कीमा एक्टिवेट हो जाएगा और फिर हम उसके बारे में उससे मिलती जुलती परसेप्शन, क्योंकि हम इजी हो जाते हैं हमारे लिए उस मेमोरी को साथ लेके चलना और उसको प्रोसेस करके कोई परसेप्शन को कायम करना। तो स्कीमास बेसिकली लोगों को हेल्प करते हैं टू इंटरप्रेट द वर्ल्ड यूजिंग देयर पास्ट एक्सपीरियंस एंड देयर नॉलेज। और यही वो वजह है कि बहुत सारे हमारे जो परसेप्शन प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे नॉलेज बेस में कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं अनटिल और अनलेस हमारी वो परसेप्शन रॉन्ग हो और हम एक नया स्कीमा डेवलप कर लें फॉर अ न्यू सिचुएशन। ठीक, स्कीमास ये भी हमें हेल्प आउट करते हैं कि कौन सी सेंसरी इनपुट यानी कौन सी सेंसेशन को हमने अटेंशन देनी है जब हम एक्सपोजर हो किसी स्टिमुलस का, और कौन सी इनपुट को हमने इग्नोर कर देना है।
ठीक है। और यही यही चीज मार्केटिंग में भी इस्तेमाल होती है बहुत ज्यादा, कि मार्केटिंग में भी हमारी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो जिनकी तरफ हम थोड़े अट्रैक्टेड होते हैं, या जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो और अक्सर ऐसा होता है कि उसका ऐड आता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमने बार बार वो ऐड देखा होता है, एंड वी डू नॉट वांट एन एक्स्ट्रा स्टिमुलस टू गो इनटू योर माइंड। लेकिन कोई नया ऐड आता है जिसको हमने पहले से नहीं देखा, तो हम एकदम उसकी तरफ ज्यादा अटेंटिव होते हैं, बिकॉज हमारा स्कीमा उसके लिए डेवलप नहीं होता। डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी, स्कीमा में ये भी एक प्रॉब्लम है कि इट इज रेजिस्टेंट टू चेंज। कई लोग तो बहुत ज्यादा अपने स्कीमास को चेंज नहीं होने देते और पिछली बातें अपने जहन में बिठा के रखते हैं, और उन्हीं को लेके साथ चल के अपने नए परसेप्शंस बनाते रहते हैं। बट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर फ्लेक्सिबल, हु आर नॉट दैट रेजिस्टेंट टू चेंज, और वो अपने स्कीमास जो है वक्त के साथ साथ अडेप्ट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। However, overall schemas are slow to change, और एज यू ग्रो इन एज आपके स्कीमास जो है वो चेंज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डेवलप अ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटीज जो अपनी पास्ट के इंफॉर्मेशन, इफ यू फील इट इज रॉन्ग, if you feel you are mis fed in information, तो you need to change your schemas so that आपकी perception जो है वो objective reality के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आए। Sometimes हमें अपने schemas से contradictory कोई नई information मिलती है, we will become surprised, और वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अब हम उसमें, अगर तो हम उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली दोबारा से सर्च करें without feeling any bias or without feeling compelled to keep on our previous tradition or previous state of beliefs, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम अपने स्कीमास को चेंज करें। बट इफ वी आर मोर ओपन टू अ लॉजिकल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन विदाउट थिंकिंग, अगर हमने पहले हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन है भी, तो जैसे ही हमें सही इंफॉर्मेशन मिलेगी वी नीड टू चेंज, दोज काइंड ऑफ पीपल आर एक्चुअली दोस्त जो अपने स्कीमास को जल्दी से और बेहतर तरीके से आल्टर करके सक्सेसफुली अपनी परसेप्शंस को और बेहतर कर लेते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि वी जंप टू द रॉन्ग कंक्लूजन एंड फॉर्म इनएक्यूरेट परसेप्शंस ऑफ अदर पीपल बेस्ड ऑन आवर पास्ट स्कीमास। ठीक है, स्पेशली जब हमारे पास एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। फॉर इंस्टेंस, most of the people say that politicians are corrupt. Why? Because our schemas are developed like that. Over the years and year we are fed with this news कि generally politicians are corrupt, और obviously हम बहुत सारे नए आने वाले politicians को उसी scheme of mind से ही देखते हैं। ठीक है, सो ये बात भी सही है कि स्कीमास परसीवर्स के लिए तो बहुत पार्ट प्ले कर रहे हैं, बिकॉज दे हेल्प अस टू choose information, make perception very quickly, ignore things that are not necessary to make that perception, और हम बिल्कुल एक seamless तरीके से perception कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। But on the other hand, schemas can be dysfunctional। क्यों? क्योंकि they are also playing their part in inaccurate perceptions, और यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है which we called stereotypes। Stereotype is a type of or an example of a dysfunctional schema. What is stereotype? It is a set of overly simplified and often inaccurate beliefs about a typical characteristic of a particular group. आपको क्या पता है कि हमने बहुत सारी रेसेस के बारे में कुछ जोक्स बनाए हुए हैं which shows them that they are dumb, और which shows them that they are not as clever। ठीक है, और वो जोक्स हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ आवर स्टीरियोटाइप्स। हम सोचते हैं कि वो कोई भी बंदा उस कौम से ताल्लुक रखता है तो वो या तो बेवकूफ़ है, या हम सोचते हैं कि कोई भी बंदा उस कौम से ताल्लुक रखता है तो वो सही बंदा नहीं है। ये दिस इज टाइप ऑफ अ स्टीरियोटाइप। हियर आई एम नॉट कोटिंग एन एग्जांपल और आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर रेस, लेकिन अगर आपको एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूं तो यू कैन से that after 9/11 there was a type of a stereotype that developed against Muslims throughout the world, और ऑब्वियसली मीडिया ने भी बहुत पार्ट प्ले किया उस हाइप को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज उसमें उन्होंने कहा कि जो दाढ़ी वाला बंदा है या जिसने सर पे पगड़ी बांधी हुई है
दे आर लाइक टेररिस्ट। तो ये एक स्टीरियोटाइप डेवलप हो गया, ठीक है, एक बिलीव पूरी दुनिया में डेवलप हो गया विच वॉज के एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसकी टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स उसकी शक्ल से या उसकी सूरत से वो उसने मैच करनी शुरू कर दी। और यहाँ पे स्कीमास फिर जब डेवलप हो जाते हैं तो नॉट ओनली दैट, जनरेशन टू जनरेशन वो स्कीमास इवन ट्रांसफर होती हैं। यही वजह थी कि माजी में भी और अभी भी हमने देखा कि जो कौमें आपस में लड़ती हैं बिकॉज दे हैव डेवलप्ड अ टिपिकल स्टीरियोटाइप। We develop stereotype for our neighbors have developed those stereotypes for us. ये stereotypes बेस करते हैं अक्सर रेस पे, जेंडर पे, एज पे, बूढ़े लोगों के बारे में हमने डेवलप किए होते हैं, उन्होंने यंगस्टर्स के बारे में डेवलप किए होते हैं, एंड थिंग्स गो ऑन लाइक दैट। ऑब्वियसली बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं और बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो स्टीरियोटाइप्स को मिनिमाइज करने के लिए लॉज भी बनाती हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना बिकॉज ऑफ पीपल्स रेस और जेंडर और एज और नेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी रियलिटी है विच एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आवर रिलीजन हैज आल्सो you know has taught us not to discriminate people because of their certain characteristic कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक परसीवर का which plays a part in how he or she perceives a certain target is the motivational state as well as third is the mood। अच्छा, मोटिवेशनल स्टेट परसीवर का किस तरीके से पार्ट प्ले कर सकता है? हमने पहले भी मोटिवेशन बड़ी डिटेल में देखा, ठीक है। अब आप के कुछ गोल्स होते हैं, आपकी कुछ नीड्स होती हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। So your needs or your values or your desires at the time of perception influences your perception of the target। अब आप जो चाहते हैं आपको वो नजर आता है, आप जो सुनना चाहते हैं आपको वो सुनाई देता है, आप जो बिलीव करना चाहते हैं आप उसको बिलीव करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशनल स्टेट। अब होता ये, अब इसमें फॉर मैं आपको जैसे इसी एग्जांपल इस तरह दूं कि अक्सर आप किसी एक गाड़ी के बारे में सोच रहे होते हैं एंड व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, आप समझे वो गाड़ी लेना चाहते हैं, आपको वो गाड़ी पसंद आ गई, आप फ्यूचर में उसको लेना चाहते हैं। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड आपको वो गाड़ी ज्यादा नजर आती है, बार बार नजर आती है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ यू आर परसीविंग द रियलिटी। ऑब्वियसली ये तो वजह नहीं बनी कि जब आपने उस गाड़ी के बारे में सोचना शुरू कर दिया सड़क पे वो गाड़ी ज्यादा हो गई। इट्स जस्ट आपको आपका माइंड क्या दिखा रहा है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें लोगों को सीरीज ऑफ मीनिंगलेस एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर्स दिखाई गई और उनसे पूछा गया कि व्हाट दे परसीव, व्हाट शेप्स और ऑब्जेक्ट्स दे परसीव इन दोस पिक्चर्स, ठीक है। और उन्होंने जब उसको लिखा जवाब, तो वो डिपेंडिंग अपॉन देयर मोटिवेशनल स्टेट। जिनको भूख लगी थी बहुत ज्यादा, ठीक है, उसको उसमें खाने की तस्वीरें नजर आई, ठीक है। ये दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। जो किसी और चीज के लिए मोटिवेटेड थे उन्होंने वही चीज उसके अंदर से ग्रैस्प की। स्कीमास की तरह मोटिवेशनल स्टेट्स भी बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट परसेप्शंस में पार्ट प्ले करते हैं और उसकी वजह से फॉल्टी डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। सपोज करें एक मैनेजर है, ठीक है, वो एक हार्ड वर्किंग और प्रोडक्टिव सबऑर्डिनेट के साथ नहीं चल पा रहा, उसको मैच नहीं हो रहा उसका मोटिवेशनल स्टेट, ठीक है। अब वो उसकी कोई भी वजह होती है, स्टीरियोटाइपिंग भी हो सकती है उसकी वजह, या उसके कुछ कोई स्कीमाज ऐसे डेवलप हो गए हैं कि वो उस मैनेजर को पसंद नहीं, हालांकि वो सबऑर्डिनेट हार्ड वर्किंग भी और प्रोडक्टिव भी है, ठीक है, लेकिन वो उसको कांटे की तरह चुप रहा है और मैनेजर कोई मौका नहीं ढूंढेगा, जाया नहीं जाने देगा कि वो उस सबऑर्डिनेट के खिलाफ जो भी एक्शन ले सके वो ले। सो आपका मोटिवेशनल स्टेट किस वजह से, अब ये पास्ट में कोई भी वजह बन सकती है जिसकी वजह से वो सबऑर्डिनेट को जो है वो पसंद नहीं करता, लेकिन वो चूंकि चाहेगा नहीं उसको, अब वो जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस कर ले देयर इज अ चांस कि वो मैनेजर जो है वो उसकी नेगेटिव एवेल्युएशन करेगा, ठीक है। और यही वजह है कि बहुत सारी जो पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स हैं जिनकी वजह से मैनेजर और एम्प्लॉय का आपस में जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है।
सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स हैं या मैनेजर्स के जो मैनेजर्स हैं, जो बॉस हैं, वो इस बात की भी ट्रेनिंग दिखाएं पीपल नीड टू बी मोर ऑब्जेक्टिव इन देयर एवेल्यूएशन ऑफ अदर पीपल। और इसी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बड़े ऑब्जेक्टिव किस्म के परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स बनाए जाएं। वो कोशिश करती हैं कि जो प्रोसेस ऑफ एवेल्यूएशन है, हायरिंग डिसीजंस हैं, फायरिंग डिसीजंस हैं, परफॉर्मेंस के डिसीजंस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिवाइज किया जाए एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव। बट ऑब्वियसली सब्जेक्टिविटी जो है वो हर जगह पे होती है, और ऑब्वियसली एक अच्छे मैनेजर को भी चाहिए कि उसको अपने मोटिव्स के बारे में पता हो, उसको अपने बाइसेस के बारे में पता हो, और किस तरीके से वो लोगों को परसीव कर रहा है उनको ये चीज़ों का पता हो। फाइनली द परसीवर्स मूड, परसीवर्स एट द टाइम ऑफ परसेप्शन कैसे फील कर रहा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं हाउ दे आर परसीविंग देयर टारगेट। ठीक है, जिसकी मैं बड़ी एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। इफ यू आर इन अ बैड मूड तो आपको हर चीज़ ही बुरी लगती है, एंड इफ यू आर इन अ गुड मूड तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और हेयर अगेन जैसे हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में डिस्कस किया था दैट वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ आवर ओन इमोशंस इन मेकिंग डिसीजंस। we need to keep track of our own emotions while we are actually communicating with other people, while directing them. So यहीं पे perception का जो आपका concept है वो applicable भी होता है, that you need to keep a check on your mood while you're making some objective perceptions about other people. So let us come to the topic of characteristics of the target. ठीक है, जिसको उस टाइम आप परसीव कर रहे हैं। when we are talking about an organizational perception तो most of the time your target जो है वो कोई person होता है, and when we are talking about perception in marketing तो more or less वो target जो है वो कोई product होती है। ठीक है, वो प्रोडक्ट मतलब कोई गुड हो सकती है, कोई सर्विसेज हो सकती है, कोई एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। So just to remind you, we defined perception as the process whereby people select, organize and interpret the input from their senses to give meaning and order to the world around them. हम हर वक्त हर चीज़ के बारे में कोई ना कोई परसेप्शन कायम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये इनपुट कहाँ से आती है? ऑब्वियसली ये इनपुट जो है वो जो स्टिमुलाई आपके इन्वायरमेंट में है वो वहाँ से इनपुट आती है, और वो आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो है उसको कैप्चर करते हैं। ट्रांसटेंस का प्रोसेस होता है जिसमें उनको न्यूरल सिग्नल्स जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में कन्वर्ट होते हैं, और सेंसेशन से उसको मीनिंगफुल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, और परसेप्शन से उसके बारे में एक ओवरऑल जजमेंट जो है हम उसको एक ओवरऑल इंटरप्रिटेशन जो है वो करते हैं। सो जिस तरीके से करेक्टरिस्टिक ऑफ द परसीवर इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन प्रोसेस में, इसी तरह करेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट भी करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मींस कि कितना क्लियर है टारगेट और कितना डेफिनेट है, या कितना लेस क्लियर है और कितना लेस डेफिनेट है। मोर एम्बिगुअस द टारगेट इज, मोर डिफिकल्ट फॉर अ परसीवर टू डिटरमिन कि ये इसके बारे में परसेप्शन कैसी बनानी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे एम्बिग्विटी इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे एक्यूरेट परसेप्शंस यानी करेक्ट परसेप्शंस को कायम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आप ये सोचें कि आप किसी के बारे में जानते नहीं, ठीक है, और आप उसको सिर्फ पहली नजर में देख रहे हैं, तो इट मीन्स दैट टारगेट इज एक्चुअली एम्बिगुअस। ठीक है, और उस एम्बिग्विटी की वजह से हो सकता है आप उसकी रॉन्ग परसेप्शन कायम करें। आल्दो ये बड़ी मशहूर कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ परसेप्शन which needs to be more accurate, so this adverb should not hold over there. ठीक है, this proverb should not hold over there, first impression last impression, because in first impression में आपका टारगेट जो है वो ambiguous है। जब टारगेट क्लियर हो जाए, which means that we have collected more information about the target, which means we know the background of the target, which means that we are well aware of many aspects of that target, तो फिर हमारी परसेप्शन इस मौके पे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। When we making a perception about some people or some person, जो obviously हमारा टारगेट है, तो उसका सोशल स्टेटस बड़ा पार्ट प्ले करता है।
ठीक है। अब सोशल स्टेटस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इज अ पर्सन्स रियल और परसीव्ड पोजीशन इन अ सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये देखा गया है, रिसर्च से साबित हुआ है कि जब एक हाई स्टेटस का टारगेट हो, ठीक है, तो उस परसीव किया जाता है कि वो स्मार्ट है, मोर क्रेडिबल है, मोर नॉलेजेबल है एंड मोर रिस्पॉन्सिबल है एज कम्पेयर टू द लोअर स्टेटस टारगेट। सो दिस कैन बी वन ऑफ द स्टीरियोटाइप जिसमें आप सोशल स्टेटस को सामने रख के एक टारगेट को बेहतर और पॉजिटिवली परसीव करें, आल्दो इन रियलिटी ऐसा ना हो, और वाइस वर्सा, क्योंकि लोअर स्टेटस के टारगेट को आप नेगेटिवली परसीव करें जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उसका स्टेटस लो है, सोसाइटी में उसको उतना रिस्पेक्ट ना दी जाए। अक्सर टारगेट्स जो हैं वो बहुत क्लेवरली इम्प्रेशन मैनेजमेंट को यूज़ करके भी अपनी परसेप्शन को पॉजिटिव बना सकते हैं। जिस तरीके से एक बड़ा परसीवर जो है वो अपनी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, ठीक है, एक टारगेट भी बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर सकता है इन मैनेजिंग अ परसेप्शन दैट अदर्स मेक ऑफ इट। अच्छा, अब वो बिहेवियरल जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट की जो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एंड लेट्स सी देम वन बाय वन। इम्प्रेशन मैनेजमेंट के टैक्टिक्स में सबसे पहले है बिहेवियरल मैचिंग। द टारगेट ऑफ परसेप्शन मैचेस हिज और हर बिहेवियर टू दैट ऑफ द परसीवर। कैसे? अब इसका एक तरीका ये होता है कि जैसे सबऑर्डिनेट है तो अपने बॉस को की कॉपी करने की कोशिश करे, ठीक है, जिस तरह बॉस बोल रहा है वो उसी टोन में बोले, जिस तरह बॉस बिहेव कर रहा है उसी तरह बिहेव करे, जिस तरह बॉस कपड़े पहन रहा है उसी तरह कपड़े पहने। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक एंड दिस टेक्निक इज आल्सो यूज्ड इन एक्चुअली इन मार्केटिंग। ठीक है, सेल्स पीपल इस टेक्निक को यूज करते हैं, मैचिंग देयर बिहेवियर टू द वन जिसको वो चीज सेल कर रहे होते हैं, और वहां पे एक हमेशा हमें अपने जैसे लोग अच्छे लगते हैं। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज इन आवर नेचर। ठीक है, तो वो जब आप बिहेवियरल मैचिंग करते हैं, जब अपनी टोन को मैच करते हैं, जब अपने कपड़ों को मैच करते हैं, जब अपने बोलने बैठने उठने की स्टाइल्स को मैच करते हैं, लाइकनेसेस और डिसलाइकनेसेस को मैच करते हैं, बहुत सारे क्लेवर लोग जो स्मार्ट जिन्हें हम कहते हैं पीपल, व्हाट दे डू इज के जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या जब भी किसी इस तरह की कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं जिसमें नेगोशिएशंस के लिए जाते हैं, तो वो अपने जो परसीवर है जिसने उसको परसीव करना है या जिसके साथ उसकी बातचीत होनी है, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को बहुत थॉरली चेकअप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो इंटरेस्ट की जो बातें हैं, जो आप किसी तरीके से उसकी रेजोनेंस जो उसके साथ बननी है उसको मैच करें। ठीक है, और यही वजह होती है कि फिर आप अपनी बात उससे मनवा सकते हैं। सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन में द टारगेट ट्राइज टू प्रेजेंट हर सेल्फ और हिमसेल्फ इन अ पॉजिटिव लाइट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, किस तरीके से? अ वर्कर्स रिमाइंड हिज बॉस अबाउट हिज पास्ट अकम्पलिशमेंट एंड एसोसिएट्स विद को-वर्कर्स हु आर एवेल्युएटेड हाईली। यानी आप अपनी जो पास्ट अचीवमेंट्स हैं वो याद कराते रहें, उसके बारे में रिमाइंड कराते रहें। दिस इज अ वे ऑफ सेल्फ प्रमोशन। आप बात करते हुए अपनी प्रीवियस अचीवमेंट्स को भी बीच में शामिल कर लें, इन अ मैनर दैट इज पॉजिटिव, नॉट इन अ मैनर जिसमें आप बहुत ज्यादा बूस्टिंग लगे या बहुत ज्यादा शौकी लगे। यू नीड टू टेक अ कंट्रोल के भी कितना दूसरा बंदा जो है उसको अप्रिशिएट करे। ओके, थर्ड इज conforming to the situational norms। ठीक है, द टारगेट फॉलोज एग्रीड अपॉन रूल्स फॉर बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो जो बिहेवियरल नॉर्म्स हैं यानी जो कल्चर है वहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में है या किसी फैमिली में है या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में है, उसके अगर आप फॉलो करें तो देन इफ पीपल विल परसीव यू पॉजिटिवली। A worker stays late every night even if she has completed all of her assignment because staying late is one of the norms of her organization. Or norms is actually something that is acceptable in a particular culture, organizational culture हो या society का culture हो या family का culture हो. So if you are conforming यानी कि आप उस norm के साथ चल रहे हैं, you will be perceived more positively. Appreciating और flattering others। ठीक है, ये तो बड़े कॉमन सी बात है। अगर आपने अपना पॉजिटिव परसेप्शन रखना है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, आपको हार्ड वर्क जाने, आपको स्मार्ट जाने, तो अप्रिशिएटिंग और फ्लैटरिंग ऑलवेज वर्क्स अप टू अ लिमिट। ऑब्वियसली बटरिंग इतनी नहीं होनी चाहिए कि दूसरा उसको साफ पता चल जाए। यू नीड टू बी प्ले रियली स्मार्ट इन दैट। द टारगेट कॉम्प्लीमेंट्स द परसीवर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज वर्क्स। दिस टैक्टिक्स वर्क्स बेस्ट व्हेन फ्लैटरी इज नॉट एक्सट्रीम and when it involves a dimension important to the
perceiver. A co-workers compliment a manager on his excellent handling of a troublesome employee. So you must aware this tactic, you must develop this tactics. ठीक है कि कब किसी को अप्रिशिएट करना है, कितना अप्रिशिएट करना है कि वो फ्लैटरी भी ना लगे, जेन्युइन लगे. और आई वुड रिकमेंड यू पीपल के इस तरह की आदत बना लें, हैबिट बना लें कि दूसरों के अच्छे कामों पे उनकी तारीफ करना सीखें, उनको अप्रिशिएट करना सीखें इफ यू वांट टू बी अप्रिशिएटेड योरसेल्फ. And last is being consistent, also one of the impression management tactics. The target's beliefs and behaviors are consistent. There is agreement between the target's verbal and non-verbal behavior. यानी अगर आपके बात में और एक्शंस के अंदर एक कंसिस्टेंसी है, ठीक है, तो then you will have a better impression on others. A subordinate delivering a message to his boss looks the boss straight in the eyes and has a sincere expression on the face. There are many people, especially जो experience हो जाते हैं, वो face reading थोड़ी बहुत सीख लेते हैं, वो behavioral judgments कर लेते हैं through your actions, through your eye movement, through your body language. So it's always important that your beliefs, what is in your mind and what is in your tongue and what is your action should have a consistency amongst themselves. अगर हम यहाँ बात करें context की, ठीक है, which is the third factor in the perception process. So context में salience is a very important aspect कि जिसकी वजह से एक perception positive या negative हो सकती है. अच्छा, what is salience या importance? Salience का दूसरा नाम importance है. It is the extent to which a target of perception stand out in a group of people or thing. अच्छा, salient कैसे हो सकते हैं, यानी how can you stand out or you be prominent in a particular perception scenario? First of all, you can be novel, you can be inconsistent or you can be a figural. अब ये क्या होते हैं, being a novel, being a figural or being an inconsistent? Let us see. So in the causes of salience, being a novel means that anything that makes a target unique in a situation. अब unique आप कैसे हो सकते हैं किसी particular situation में? For example, you are the only person of a particular age, particular sex or race in a situation. अब वो भी एक वजह है कि आप novelty है. अब depending upon के आपको appreciate किया जा रहा है being a novel और आपको discourage किया जा रहा है, your perception will be accordingly. Being figural, standing out from the background. For example, being in a spotlight, sitting at the head of the table, wearing bright clothes. You know, these factors are actually used in media industry. आपने अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि मूवी में जो हीरो या हीरोइन को इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि they are actually figural, they stand out from the background. ठीक है, और इवन एड्स में जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको इस तरीके से प्रोमिनेंट बनाया जाता है, उनका कलर इस तरीके से होता है, उनकी बैकग्राउंड ऐसी लाइट सी रखी जाती है कि वो जो प्रोडक्ट हाईलाइट हो रही है वो वहां पे आपको ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आए. ठीक है, सो दिस इज हाउ द मार्केटर्स एंड द मीडियाज आर एक्चुअली डेवलपिंग योर परसेप्शन ताकि उनकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोमिनेंटली नजर आए. Being inconsistent is one of the way this to get a negatively perceived is behaving or looking in a way that is out of the ordinary. ठीक है, जैसे एकदम एक शायब बंदा है और वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए, तो वो भी बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाएगा, उसको भी आप एक डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे व्हाट्स हैपन टू दैट पर्सन. दिस इज वन ऑफ द वे कि अगर आपको अपना एक परसेप्शन चेंज करानी है या अपने आप को नोटिसेबल बनाना है, so you just become inconsistent at a particular scenario. Okay, it's time to discuss the last topic on this perception, specifically perception in organizations is biases. अब bias क्या होता है? It is a systematic tendency to use or interpret information in a way that result in inaccurate perception. बेसिकली जब बायस की बात होती है तो हम कहते हैं कि बायस डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है, गलत डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन में ले लिए जाते हैं, ठीक है, और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करते हैं बिकॉज देयर इज अ बायस इन एक्चुअली परसेप्शन. सो वी विल लुक एट सम ऑफ द बायसेस दैट अकर्स इन परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशंस.
द फर्स्ट बायस इन परसेप्शन इज द प्राइमेसी इफेक्ट। अभी प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है कि जब आपको थोड़ी सी शुरू की इंफॉर्मेशन मिलती है और आप उस इंफॉर्मेशन से यू परसीव द टारगेट इन अ सर्टेन मैनर। ठीक है, द इनिशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ परसीवर हैज अबाउट अ टारगेट हैव एन इनऑर्डिनेटली large effect on the perceiver's perception and evaluation of the target। यानी कि आप देखते ही बंदे के बारे में शुरू के क्वेश्चन पूछते ही, जैसे इंटरव्यूअर्स शुरू के चंद मिनट में ही किसी जॉब कैंडिडेट के बारे में एक अंदाजा लगा देते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमेसी इफेक्ट ऑलवेज करेक्ट नहीं होता। ठीक है, रिसर्च से ये पता चला है कि अक्सर और ये वैसे आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा इसमें मैसेज है कि यू नीड टू मेक अ गुड इम्प्रेशन अर्ली ऑन। ठीक है, क्योंकि जाहिर है प्राइमेसी इफेक्ट एग्जिस्ट तो करता है, इंटरव्यूज में तो बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, और समटाइम्स ऐसे होता है कि शुरू में इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ के जो इंटरव्यूअर है वो थोड़ा सा लाताल्लुक होता है, क्योंकि वो अपने माइंड में एक डिसीजन कर बैठा होता है। सो दिस प्राइमेसी इफेक्ट इज बेसिकली is a message to you कि you need to make a good impression in whatever scenario। अच्छा, उसके बाद है कंट्रास्ट इफेक्ट। The perceiver's perception of others influence the perceiver's perception of a target। यानी इसका क्या मतलब है, हम एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। that a manager's perception of an average subordinate is likely to be lower if that subordinate is in a group with very high performers। भाई अगर क्लास में सब लोग 90 प्लस मार्क्स ले रहे हैं और दो तीन बच्चे जो हैं वो 80 या 70s में लायक कर रहे हैं, तो दे विल बी परसीव्ड एज अ बिलो एवरेज। ठीक है, अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन अगर कहीं पे 70 और 80 मार्क्स कुछ बच्चे ले रहे हैं ऐसी क्लास में जहां पे एवरेज 60 की है, तो दे विल बी परसीव्ड एज अबव एवरेज। तो ऑलवेज यू आर बीइंग परसीव्ड इन कंपैरिजन। कई लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि जी वी आर नॉट बीइंग जज्ड प्रॉपरली, और वो शिकायत की बहुत सारी वजह होती है कि वी आर बीइंग जज्ड इन कंपैरिजन विद अदर पीपल। सो वी नीड टू कीप इन माइंड दैट जजमेंट जो है वो कंट्रास्ट इफेक्ट उसमें बहुत ज्यादा लाया करता है। द हेलो इफेक्ट। The perceiver's general impression of a target influences his or her perception of the target on a specific dimension। आप किसी भी बंदे के अक्सर कुछ एक आधे करेक्टरिस्टिक को देखते हुए उसका एक ओवरऑल इंप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स एक बंदा शाय होता है तो हम उसके बारे में इंप्रेशन बना लेते हैं कि दैट पर्सन इज नॉट फ्रेंडली, दैट पर्सन इज नॉट अ गुड वर्कर, दैट पर्सन इज नॉट फिट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, just because a person is shy or the person is unable to communicate with you in the beginning, such that कि आपको जो चीज जिस तरीका पसंद है। ठीक है, अब इसकी जैसे एग्जांपल उसने दी है, that a subordinate who has made a good overall impression on a supervisor is rated as performing high quality work and always meeting deadline regardless of work that is full of mistakes and late। भाई जिसने अपने सुपरवाइजर पे एक अच्छा इंप्रेशन बना लिया, चाहे किसी वजह से उसके घर का काम करके या उसको अच्छे तरीके से सलाम करके या उसकी तारीफ करके, अब उसके वर्क को वो सुपरवाइजर जो है ना हाई क्वालिटी वर्क ही कंसिडर करेगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जी उसने मिस्टेक्स की हैं और वो लेट काम करता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा अब उसको ओवरऑल अच्छा लगना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड द हेलो इफेक्ट एंड ऑब्वियसली दिस इज अ बायस इन परसेप्शन। इसी तरह सिमिलर टू मी इफेक्ट जो हमने इंप्रेशन मैनेजमेंट में भी डिस्कस किया था कि बिहेवियरल मैचिंग। तो बिहेवियरल मैचिंग कब होगी? जब सिमिलर टू मी इफेक्ट, बिहेवियरल मैचिंग जब होगी तो सिमिलर टू मी इफेक्ट आएगा। ये क्या होता है कि पीपल परसीव अदर्स हु आर सिमिलर टू देमसेल्फ मोर पॉजिटिवली देन दे परसीव दोज हु आर डिसिमिलर। ठीक है, अब कैसे? सुपरवाइजर्स रेट सबऑर्डिनेट्स और सिमिलर टू देम मोर पॉजिटिवली देन दे डिजर्व। भाई मैं शेख हूँ, आप भी शेख हो, अब वो सिमिलर टू मी आ गया। ठीक है, मैं उस इलाके में रहता हूँ, आप उस इलाके में रहते हो, सिमिलर टू मी आ गया। तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि बड़ी स्मार्टली सिमिलर टू मी इफेक्ट को यूज करके अपने दूसरों के साथ अपनी जो है परसेप्शन वो बेहतर करवा लेते हैं। और अक्सर लोगों के अंदर भी ये खामी पाई जाती है कि वो जो अपने से मिलते जुलते लोग होते हैं वो किसी भी करेक्टरिस्टिक पे सिमिलर टू मी हो सकता है। इट्स जस्ट आइदर जो टारगेट है वो अपने आप को सिमिलर टू मी प्रूव करा ले, या जो परसीवर है
वो ऑटोमेटिकली दूसरे की किसी भी एक खास करेक्टरिस्टिक जो उससे मिलती है उसमें सिमिलर टू मी इफेक्ट डाल के वो उसको एक पॉजिटिव रेटिंग दे दे। देन a bias can be very harshness और very leniency और leniency और average tendency, ये तीनों भी bias में शामिल है। ठीक है, अब harshness क्या है कि some perceiver tends to be overly harsh in their perceptions, कि जी perceptions वो अपनी जिसे कहते हैं judgment को fair बनाने के लिए बहुत ज़्यादा harsh हो जाते हैं। कुछ जो है वो over lenient हो जाते हैं और कुछ जो है उनके अंदर खराबी पाई जाती है कि वो हर चीज़ को एवरेज देखते हैं। वो कहते हैं जी ना बहुत ज्यादा हार्श होना है ना। असल में इन तीनों में क्या है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी से आप दूर हट रहे हैं, चीजों को उनके मेरिट पे नहीं देख रहे, आप अपने जहन में ही ये पहले से चीज बना के हैं कि आई एम गोइंग टू एक्ट लाइक दैट। इंटरव्यू है या कोई डिसीजन है या प्रमोशन का डिसीजन करना है किसी का या किसी सबऑर्डिनेट का कोई इशू है, प्रॉब्लम है, either you are too harsh or you are too lenient or you just think कि ना harsh ना इधर ना उधर, किसी से पंगा लेने नहीं लेना, just need to be on average. So when rating subordinates performances, some give almost everyone a poor rating, some give almost everyone a good rating, and others rate almost everyone as being about average. And last is the knowledge of predictor. ठीक है, अब नॉलेज ऑफ प्रेडिक्टर का मतलब ये है कि यू नो हाउ अ टारगेट स्टैंड्स ऑन अ प्रेडिक्टर ऑफ परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन ऑफ द टारगेट। अच्छा, अब क्या वजह, अब आप ना उसकी किसी पुरानी किसी काम के आपने ज़हन में रख के बैठे हुए हैं और उसी पुराने काम की वजह से आप उसको अब रिसेंटली जो प्रेजेंट का काम है उसको रेट करें आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि अगर वो पिछले कोई स्टूडेंट आपसे मेरे से अगर फॉर एग्जांपल पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है और मुझे याद है कि उसकी परफॉर्मेंस पुअर थी, तो मैं इस सेमेस्टर में भी उसकी उस पुअर परफॉर्मेंस को साथ लेके चल रहा हूँ। दिस इज बेसिकली द नॉलेज ऑफ द प्रेडिक्टर। ठीक है, ये अच्छी परफॉर्मेंस को साथ लेके चल रहा हूँ और उसकी वजह से मैं बायस्ड डिसीजन ले रहा हूँ। दिस इज हाउ आई एम एक्चुअली distorting my perception. So a professor perceives a student more positively than she deserves because the professor knows the student had a high score on the SATs. So ये कुछ biased हमने देखे जो perception में normally होते हैं, जो हम अपनी life में भी या फिर organizations में या किसी और scenarios में हमारी perceptions को distort कर रहे होते हैं, and we should be well aware of these perceptions. We should be well aware of how to tackle these perceptions जब दूसरे हमारे बारे में कर रहे हो, and we should be well aware कि how not to distort our perception जब हम खुद किसी के बारे में कोई डिसीजन ले रहे हो या कोई परसेप्शन या कोई मीनिंग कायम कर रहे हो या किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हो।